हेलो एवरीवन, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ने पढ़ा था किस तरीके से जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री से हेल्प मांगी, ठीक है, और किस तरह से जर्मनी ने अटैक किया ब्रिटेन पे और जो दूसरे वहाँ पे कंट्रीज़ थी उस पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो होगा यूएस किस तरीके से एंट्री लिया, ठीक है, कि यूएस किस तरीके से आया और किसकी हेल्प के लिए आया। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हल्का सा एक आउटलाइन डिस्कस की थी, क्योंकि जो उसकी पहले वाला लेक्चर था उसमें वॉइस का कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसके ऐसे डीप में जो हमने डिस्कस किया था वो समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग ने पिछले वाले में एक आउटलाइन तैयार की थी। अब हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यूएस कैसे एंट्री लिया, ठीक। तो सबसे पहले तो यूएस और जो ब्रिटिश है, यानी वो दोनों एक तरीके से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। नॉर्मल अगर हम लोग उसे बोले तो यूएस और ब्रिटेन बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक। पहली चीज़ तो जर्मनी को क्या लगाया, जर्मनी को ये लगा कि अगर हम ब्रिटेन अगर मदद मांगेगा अमेरिका से यानी यूएसए से, तो ऑब्वियसली हमारा यूएसए मदद करेगा, क्योंकि ब्रिटेन और यूएसए फ्रेंड्स है, ठीक है। तो जर्मनी ने सोचा कि अमेरिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक, और साथ साथ ब्रिटेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर दोनों में से किसी एक पावर को अगर कमज़ोर बना दें तो जर्मनी को ये ईजी होता कि वो अपना अटैक स्ट्रॉन्ग कर पाता, अपना अटैक अच्छे से कर पाता, ठीक। तो क्या हुआ, जर्मनी ने हेल्प मांगी मेक्सिको से, ठीक। मेक्सिको से बोला भाई आप पड़ोसी हैं, आप हमारी मदद करिए और हमारे अलायंस में आ जाइए, और उसी के साथ साथ आप अमेरिका को ख़त्म करने में हमारी मदद करिए, आप अमेरिका को अटैक कर दीजिए, ठीक। जबकि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ठीक है, अमेरिका का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं था, लेकिन जर्मनी ने उसको मजबूर किया एंट्री लेने में, ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या हुआ कि जब मेक्सिको के पास ये सीक्रेट एग्रीमेंट गया जर्मनी की तरफ से, तो कहीं से इसका पता चल गया अमेरिका को, ठीक। अमेरिका को जब इसका पता चला तो अमेरिका ने अब सोचा कि अब हम लोग जर्मनी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाकर जर्मनी को हराएंगे, ठीक है। तो ये किसने सोचा था, अमेरिका ने सोचा था, ठीक। एक बार चार्ट के तरह समझते हैं हम लोग इसको। तो यूएसए कैसे एंट्री लिया हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जर्मनी ने किससे हेल्प मांगी, मेक्सिको से। मेक्सिको से क्यों मांगी, वाई, टू अटैक ठीक है, यूएसए को वो अटैक करे, इसलिए जर्मनी ने मेक्सिको को एक सीक्रेट एग्रीमेंट भेजा और हेल्प मांगी, ठीक है। तो यूएसए को पता चल गया, यूएसए गॉट टू नो, ठीक है, यूएसए को पता चल गया। अब यूएसए ने, अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटिश और यूएसए साथ होगा, यानी यूएसए ने क्या किया, वो ब्रिटिश के साथ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद टू अटैक जर्मनी, ठीक है, जर्मनी को अटैक करने के लिए ब्रिटिश और यूएसए साथ हो गया। अब ब्रिटिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इंडिया को कब्जा करना इतना इजी बात तो थी नहीं, काफ़ी सारे एम्पायर्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने कब्जा किया इंडिया पे, लेकिन जितनी समय तक और जितने टाइम तक हमारे ब्रिटिशर्स ने हम इस पर कब्जा किया था, आज तक उतना किसी ने नहीं किया था, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, इसीलिए उनको हराना हमारे लिए भी काफ़ी कठिन था उस टाइम पर, ठीक है। तो ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी फैला भी हुआ था, और उसके साथ साथ हम लोग देखा जाए तो उसमें अमेरिका का भी हाथ मिल गया, तो ब्रिटिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब पहले एक बार देखते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर है और जो बाकी के एम्पायर हैं वो कितना स्प्रेड था, कितने इक्वल उसमें स्प्रेड था, ठीक।
हाँ, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे पहले एम्पायर्स के बारे में, कौन कौन से एम्पायर्स थे। तो ये मैप में हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं येलो लाइन से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग रेड लाइन से, फिर रशिया को लाइट ग्रीन लाइन से, फिर जर्मन एम्पायर को डॉट से, ठीक है, ग्रीन डॉट से, फिर इटालियन एम्पायर को पर्पल डॉट से, और फिर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को लाइट पर्पल डॉट से, ठीक है। मैप में हमेशा हम लोग कोई चीज़ या तो सिंबल या कलर या तो वहाँ पे नाम लिख देते हैं कि ये जगह कौन सी है, हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग स्टेट्स हैविंग दिस एंड दिस, स्टेट्स है, ठीक। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे लिख रहा है तो यहाँ पे मार्क कर दिया दिस, एरो बना के डॉट लगा दिया, दूसरे तरफ एरो लगा के डॉट लगा दिया, ऐसा कई मैप्स में हमने देखा था। तो ऐसे मार्क नहीं करते हैं मैप मार्किंग का एक अलग से लेक्चर आ जाएगा, तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि मैप को कैसे मार्क किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस एरो लगा दिया और टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये वाली जगह वो होगी। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी जो क्वेश्चन की है, ये जगह, उसके बाद उस जगह का नाम, फिर मैप में मार्क करना होता है, ठीक है। तो मैप हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग इसमें हिस्ट्री के मैप में। ब्रिटिश एम्पायर किससे है? येलो लाइन से है, ठीक। तो जहाँ जहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये इंडिया पे पूरा कब्जा है ना, इंडिया पे पूरा कब्जा किया था उन्होंने, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के में पूरा कब्जा, न्यूजीलैंड में पूरा कब्जा किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और उसके साथ साथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में थे, ठीक, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ब्रिटिश का कब्जा था, और साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन तो है ही है, और उसके कनाडा में भी काफ़ी कब्जा किया था उन्होंने, ठीक। तो ब्रिटिश एम्पायर देख सकते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा है इस पर, ठीक। फ्रेंच एम्पायर की बात करें तो फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में था सबसे ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखें तो फ्रेंच सिर्फ अफ्रीका में था, उसके साथ साथ एशिया में कुछ पार्ट्स में था। तो फ्रेंच का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, इतना ज़्यादा कॉलोनीज उसकी नहीं थी। रशियन की देखें तो रशियन की ज़्यादातर बस अपने उसमें ही थी कि इधर पे ही पूरा रशिया ने कब्जा किया हुआ था, ठीक। जर्मन एम्पायर पे आते हैं हम लोग। जर्मन एम्पायर धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं जर्मन एम्पायर देख सकते हैं कि सिर्फ अफ्रीका में है और कुछ पार्ट ऑफ एशिया में है, ठीक है। इटालियन एम्पायर कहाँ है? अफ्रीका के पार्ट्स में है, ठीक, दिख रहा है यहाँ पे पर्पल जो है। फिर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर बस यहीं पर है, ये इस जगह पर, उसके अलावा कहीं पे नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और अब जब इसमें साथ मिल जाएगा किसका? हमारे यूएसए का, तो क्या होगा? और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं यूएसए ने एंट्री किस तरीके से दी कि जर्मनी ने सोचा कि अब हम लोग भाई यूएसए को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से यूएसए को पता चल गया। तो जब यूएसए को पता चल गया तो यूएसए ने हाथ मिला लिया ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, यानी ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पर वुडरो विल्सन, उनका नाम था वुडरो विल्सन। तो उन्होंने उस समय क्या बोला कि 1914 की बात है ये, तो ठीक है। तो 1914 में उन्होंने बोला कि हम लोग यूरोपियन वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाई हमारी वॉर नहीं है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, उसकी बात है, तो हम लोग उसमें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक। इतना तक ठीक था। लेकिन जब उनको ये एग्रीमेंट की बात पता चली तो उन्होंने हाँ कर दी और 3 साल बाद वो वॉर में शामिल हो गए, ठीक है। तो बट आफ्टर 3 years ज्वाइन दी वॉर, 1917 में उन्होंने वॉर ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे वर्ल्ड वॉर में, और जिसने वर्ल्ड वॉर शुरू करी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? हमारे जर्मनी की पीपल, यानी जर्मन जो था हमारा, ठीक है। उसके बाद उसी ने मजबूर किया सारी कंट्रीज़ को आने में, कंपटीशन के चलते चलते सारी कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व होने लग गई। और दूसरा रीज़न ये ऑस्ट्रिया हंगरी में जो असैसिनेशन हुआ था उनके प्रिंस का, वो, ठीक है। 1917 की बात करते हैं अब हम लोग। 1917 में आते हैं, यानी युद्ध के 1 साल पहले, जब युद्ध ख़त्म हुआ था, कब हुआ था? 1918 में। तो ये 1917 की बात है।
लड़ाई एक तरीके से रुकी हुई थी, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे लड़ाई रुकी हुई थी, वहाँ पे उस समय लड़ाई उस तरीके से नहीं हो रही थी। ठीक, उस दौरान क्या हुआ, यूएसए गॉट इन्वॉल्व फाइनली इन अप्रैल। यूएसए हमारा कब इन्वॉल्व हुआ, अप्रैल में। ठीक, युद्ध उस समय तक रुका हुआ था, अगर देखा जाए तो पहले जैसा युद्ध उस समय नहीं हो रहा था, और उसमें आ गया यूएसए। कब इन्वॉल्व हुआ, अप्रैल में। ठीक, तो पहले यूएसए न्यूट्रल था, न्यूट्रल इन द सेंस कि यूएसए सबकी मदद कर रहा था, सबकी, जैसे कि हम लोग देखें ट्रिपल आर्ट की भी और ट्रिपल अलायंस की भी, दोनों तरफ मदद कर रहा था वो। ठीक, मदद कैसे, रिसोर्सेज पहुंचाने में, और जैसे कि आर्मीज़ वगैरह में जो वेपन्स है उन सबको पहुंचाने में यूएसए मदद कर रहा था। ठीक है, अब जब वो ब्रिटिश के पास, तो जब न्यूट्रल था, पहले उसका देखते हैं, उस केस में देखते हैं, जब ये न्यूट्रल था, सबकी मदद कर रहा था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आर्ट की भी, उस टाइम पर क्या हुआ, यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, यानी यूएसए ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली थी, एक क्योंकि सेंटर ही वही बन गया था ट्रेड का, है ना। तो जब ट्रेड का सेंटर वो बन जाएगा तो वहाँ की ग्रोथ अचानक से बढ़ गई। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेट थी वो काफ़ी इम्प्रूव करने लग गई। ठीक, तो सप्लाई करता था इधर उधर आर्म, जैसे वेपन्स वगैरह हो गई, टैंक्स वगैरह हो गई, तो यूएसए सप्लाई करता था। रिसोर्सेज जैसे फूड वगैरह का, ये सब भी यूएसए ही सप्लाई करता था। ठीक, दिस मेड यूएसए इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। ठीक, यूएसए ज्वाइन ब्रिटिश ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब यूएसए ने कहाँ से ज्वाइन किया ब्रिटिश को, वेस्ट साइड से। ठीक, क्योंकि वेस्ट के में ही है। जैसे एक मिनट दिखाते हैं मैप में, तो ये हमारा ब्रिटिश वो हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन हो गया। तो उसकी वेस्ट साइड यानी ये वाला पार्ट जो है ना, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो वेस्ट साइड से ज्वाइन किया, उधर है, उधर मैप में नहीं है लेकिन उधर साइड है। ठीक है, यूएसए हमारा जो ब्रिटेन है उसके वेस्ट साइड पे है, तो वहीं से उसने ज्वाइन किया। ठीक, वेस्टर्न फ्रंट से। तो यूएसए डिसाइडेड टू वॉर अगेंस्ट, यूएसए ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध करेंगे। ठीक है, अब एक और वजह थी, एक और वजह उन्होंने क्या देखी कि मेक्सिको वाला था, कि मेक्सिको का जो एग्रीमेंट था वो किसी तरीके से पता चल गया यूएसए को, तो इसलिए ये हुआ कि अब हम लोग आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, आपने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, तो अब हम आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, अब सीक्रेट लेटर के बारे में अमेरिका को पता चल गया, प्रेसिडेंट था, उन्होंने सेनेट हॉल में बोला कि अब युद्ध में हम लोग का शामिल होने का टाइम आ गया है। ठीक, इतना तक क्लियर है। अमेरिका ब्रिटेन के साथ हो गया। ठीक, 1918 की बात करते हैं अब हम लोग। 1918 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, एक लेटर जारी किया जिसमें ये लिखा था, अब प्रोक्लेमेशन का नाम क्या था, वो था विल्सन्स 14 पॉइंट। प्रोक्लेमेशन का नाम था विल्सन्स 14 पॉइंट। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले उसमें था क्या आखिर। अब और उन्होंने ये क्यों उन्होंने ये लेटर निकाला था, तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो 1918 की बात है। ठीक है, 1918 की बात है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने प्रोक्लेमेशन जारी किया, नेम्ड एज ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, विल्सन्स 14 पॉइंट। अब इसमें क्या क्या था वो देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इन्होंने ये जो निकाला था प्रोक्लेमेशन, ये लेटर जो उन्होंने निकाला था, ये बेसिकली अपनी जस्टिफिकेशन के लिए निकाला था। जस्टिफिकेशन क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि सबकी नज़र में ये बन जाए कि यूएसए को मजबूर किया गया है और
यूएसए एक अच्छी चीज़ के लिए युद्ध में शामिल हुआ है। अब अच्छी चीज़ क्या कि यूएसए ने ये लिखा उसमें कि हम लोग इसलिए वॉर में आए हैं जिससे आगे वर्ल्ड में पीस बनी रहे और आगे किसी युद्ध का वो ना हो, और हम लोग इसीलिए इन्वॉल्व हुए थे कि हम लोग किसी तरीके से शांत करा सकें। ठीक है, तो वो यूएसए ने जस्टिफाई किया अपने आप को। अब उसमें क्या क्या लिखा था कि उसमें ये लिखा था, जो हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन के बारे में पढ़ा, पहली चीज़ तो वर्ल्ड पीस। ठीक है, पहली चीज़ क्या थी? वर्ल्ड पीस। अब वो चाहते थे, वैसे ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे। ठीक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब क्या? उस टाइम पर हम लोगों ने देखा कि सारे कंपटीशन के चलते चलते वहाँ पे काफ़ी ढेर सारी सबमरीन, शिप्स और ये सब बनने लग गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो शिप्स जाती थी, कोई भी एरिया में अगर शिप जाती थी तो वहाँ की सबमरीन के थ्रू उन शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो वही इसमें बोला गया प्रोक्लेमेशन में कि अब हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था एक शिप के बारे में, पैसेंजर शिप पे जो हमला हुआ था, वो शिप पता नहीं था जर्मनी को कि वो ब्रिटिश की है, और वो दोनों को लिक कर दी। सॉरी, नॉट ब्रिटिश, इट वाज ऑफ अमेरिका। तो ये पता नहीं था जर्मनी को कि वो अमेरिका की है, और अटैक कर दिया। तो अमेरिका को एक और वजह मिल गई थी, जब उनका इतना लॉस हुआ, इतने पैसेंजर्स मरे हैं, तो उनको एक और मिल गया मौका कि वो युद्ध में आए। ठीक है, तो उन्होंने ये भी प्रोक्लेमेशन में डाल दिया कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी चाहिए है सबको, पूरी वर्ल्ड में। हम लोग इसीलिए युद्ध में आए कि पूरे वर्ल्ड में पीस रहे और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे। उसके साथ साथ एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म, जो कॉलोनीज़ बन रही थी उसके लिए वो चीज़ ख़त्म हो, जितना जिसका पार्ट है उसी में वो लोग रहें। ठीक है, तो एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म। फिर फोर्थ जो है वो है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन में क्या था कि उन्होंने ये चाहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें सारे नेशंस को अपना बात रखने की आज़ादी हो, और उसके साथ साथ सबको सब फ्री हो। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा लीग ऑफ नेशन करके, जिसमें सबको अपना बोलने का हक होगा और कोई एक दूसरे से नीचे नहीं होगा। सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉम्पीट नहीं करेंगी और एक दूसरे से नीचे नहीं होंगी। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आगे हम लोग कैसे इसमें वर्ल्ड वॉर में कैसे चेंजेस आए हैं वो दर्शाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया 1917। तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया पढ़ते हैं हम लोग। तो ये रेवोल्यूशन कब हुआ था? एक तरीके से देखा जाए तो दो रेवोल्यूशन हुए थे। ठीक है, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। ठीक, दो रेवोल्यूशन हुए थे, फरवरी और अक्टूबर में। तो अब उसमें क्या क्या था वो देखते हैं हम लोग। तो पहला रेवोल्यूशन फेब में, दूसरा रेवोल्यूशन अक्टूबर में। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। 1917 ईयर याद रखना ज़रूरी है। 1918 के एक साल पहले जब युद्ध खत्म हुआ था उसके एक साल पहले दो रेवोल्यूशन कौन से हुए थे? फरवरी में और अक्टूबर में। तो सार निकोला करके वहाँ पे सार को मतलब होता है किंग। ठीक है, सार की स्पेलिंग होती है ठीक है, तो सार निकोलर टू। तो अब इन्होंने कैसे अपनी इंपॉर्टेंस प्ले करी, इनका क्या रोल था वो देखते हैं। तो सार निकोलर टू
को हटा दिया गया था, ओवरथ्रोन, ठीक है। त्सार निकोलाई II को उस समय हटा दिया गया था, ही वॉज ओवरथ्रोन। उसके बाद यहाँ पे एक एम्पायर का कब्जा था जो अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के उस समय जो राजा थे, जो किंग थे, उनको हटा दिया गया था, ठीक, त्सार निकोलाई II। तो उनको हटाने के बाद अक्टूबर में क्या हुआ वो देखते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन में देखें तो उसमें एक बोल्शेविक्स करके एक पार्टी बनी थी, ठीक है। अब उसने भी ज़्यादा इतनी देर तक उसका भी टाइम रहा नहीं, तो बोल्शेविक करके एक पावर बनी थी जो, सॉरी नॉट पावर, एक पार्टी बनी थी जिसके अंडर लेनिन का उसमें पावर था, ठीक है। एक पार्टी बनी थी तो उसके अंदर लेनिन करके उसका एक उनकी पावर चल रही थी, ठीक है। तो लेनिन ने क्या किया, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ, ठीक है। तो अक्टूबर में क्या हुआ वो देखते हैं। बोल्शेविक करके एक पार्टी बनी, ठीक है, जिसके अंदर लेनिन जो थे वो पावर में आए। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो लेनिन ने एक पीस ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, पीस ऑफ एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये था कि अब हम लोग इसमें युद्ध में नहीं रहेंगे। पीस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब वही हुआ ना कि शांति का हम लोगों ने प्रस्ताव लाया, किसकी तरफ से आया, रशिया की तरफ से, ठीक। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटॉक्स करके एक बनी थी उस समय मार्च 1918 में, ठीक है। तो उसके तहत क्या था, वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड। अब शांति का प्रस्ताव रशिया की तरफ से आया, जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया और रशिया और जर्मनी के बीच में युद्ध जो है वो खत्म हो गया, ठीक। अब उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। तो ये रिवॉल्यूशन था रशिया में कि रशिया के जो पहले जो राजा थे, जो सार थे, उनको ओवरथ्रोन किया गया। उसके बाद एक नई पार्टी आई थी अक्टूबर में, उस पार्टी के अंदर एक लेनिन करके थे, वो पावर में आए, ठीक। तो जब वो पावर में आए तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वो लोग चाहते थे कि अब आपस में पीस हो जाए, युद्ध ना हो। तो जर्मनी और रशिया के बीच में जो लड़ाई थी वो शांत हो गई, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। तो वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड्स। अब ईस्टर्न फ्रंट में ख़त्म हो गई। ईस्टर्न क्यों, क्योंकि रशिया जो है हमारा ईस्ट में पड़ता है ना, ठीक। तो एंड हो गई। उसके बाद रशिया ने क्या किया, वो दोनों तरफ लड़ रहा था। पहले तो दोनों तरफ कैसे, एक तो ऑस्ट्रिया हंगरी पे और एक जर्मनी पे, दोनों तरफ लड़ रहा था। तो जर्मनी से और ऑस्ट्रिया हंगरी से, दोनों से लड़ाई अब ख़त्म हो गई। तो अब देखते हैं क्या हुआ, कैसे लड़ रहा था। सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो ये रशिया, अब रशिया पहले इधर भी लड़ रहा था और इधर भी लड़ रहा था, ठीक है। अब जर्मनी से उसकी लड़ाई खत्म हो गई, जर्मनी से नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन हो गई है, पीस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक। पीस एग्रीमेंट एक साइन हो गई है। तो अब जर्मनी से नहीं लड़ा तो जर्मनी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अब उसको दो तरफ नहीं लड़ने पड़ रहा है। एक तो पहले फ्रांस से लड़ो, फिर ब्रिटेन से भी लड़ो। तो अब जर्मनी को एक तरफ से एक कहे ना छुट्टी मिल गई कि अब वो नहीं लड़ रहा है रशिया से, ठीक। तो अब जर्मनी रशिया से नहीं लड़ रहा था और जर्मनी में और पार आ गए, जर्मनी गेंड पार, ठीक। अब पार के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब चलो जर्मनी ने हमारे साथ, रशिया ने हमारे सामने घुटने टेक लिए, रशिया हार मानता है, ठीक। तो और कॉन्फिडेंस आ गया उस पर। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन यूएसए शामिल हो ही चुका था, है ना। यूएसए ब्रिटिश के साथ शामिल हो ही चुका था। तो अब ब्रिटिश हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, ब्रिटेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या हुआ, जर्मनी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसको हराने में, ठीक। तो इधर से भी वॉर चल रही है, उधर से वॉर चल रही है। सबसे ज़्यादा लंबी वॉर जो जिसके बीच चली थी वो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में चली थी। क्यों, क्योंकि यूएसए भाई अपने स्ट्रॉन्ग जो उसकी आर्मी है वो भेजा जा रहा था कहाँ पर, जो ब्रिटेन में भेज रहा था।
अब उसकी मदद से ब्रिटेन पावरफुल हो रहा था। फिर जर्मनी में जो पावर्स थी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में और ज़्यादा अटैक कर रही थी। तो ये सारा वॉर एक लंबा चला, मतलब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में सबसे ज़्यादा चला। ठीक, उसके बाद यूएसए ने फ्रांस में भी सोल्जर्स भेजने लग गए। यूएसए अब पहले तो कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, उसके साथ साथ फ्रांस में भी आने लग गए। तो हमारा जर्मनी कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक, अब 1918 की बात करते हैं। 1918 में क्या हुआ, एलाइड आर्मीज़ होती है, एलाइड आर्मीज़ यानी कि जो हम लोग ने अलायंस पढ़े हैं ना, उसमें जो ट्रिपल अलायंस के लोग जो थे उन्होंने हर तरफ से हमला किया। ठीक है, इटली से किया और उसके साथ साथ जितनी भी अलग अलग वहाँ पे कंट्रीज़ थी जो उनके साथ मिली थी, उनके साथ मिलकर हमला किया। ठीक है, सेंट्रल पावर्स यानी जो ये थे हमारी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी पे उन्होंने अटैक किया। तो और अब जब हर तरफ से अटैक आ रहा है, पहले तो देखें इटली से भी अब आने लग गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इटली ने क्या किया था, अपना जो पहले जो अलायंस बचा जो आंट में था उससे अपना हाथ पीछे ले लिया था, हट गया था। ठीक है, तो इटली भी साथ मिल गया था किसके, फ्रांस के और यूएसए के और ब्रिटेन के। तो जब वो मिल गया उनके साथ तो वो जर्मनी पे और ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करने लगा। ठीक, तो जब चारों पांचों तरफ से अटैक हो रहे हैं और वो दो बीच में अकेले फंस गए तो उसकी आर्मीज पीछे हो गई और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरीके से हारने लग गए। ठीक, इसी साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी को, जर्मनी को और हमारे ऑटोमन एम्पायर को भी हरा दिया गया था। ठीक, ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट सबसे लास्ट में जर्मनी की आर्मी हारी। बताया ना अभी कि जर्मनी और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा लंबा युद्ध चला था। ठीक है, तो लास्ट में किसकी आर्मी हारी, जर्मनी की आर्मी हारी यूएसए की वजह से। अब यूएस नहीं होता तो शायद से जर्मनी हमारी जीत जाती। क्यों नहीं जीती, क्योंकि यूएसए जो है अपनी आर्मीज जो है वो भेजा जा रहा था कहाँ पे, फ्रांस में और ब्रिटेन में। ठीक है, 11 नवंबर की बात है, 11 नवंबर को 11 बजे 1918 में। ठीक है, 1918 11 नवंबर 11 AM। तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी ने साइन किया युद्ध विराम पर। अब वहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा युद्ध विराम के लिए, एक एग्रीमेंट था। तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी ने फाइनली अपना मोहर लगा दी, अपना साइन कर दिया कि हाँ अब युद्ध ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पढ़ा यूएसए ने कैसे एंट्री ली और उसके साथ साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी कैसे हारी। ठीक है, तो रशिया में क्या रिवॉल्यूशन हुआ हम लोगों ने वो भी पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फाइनल जो एग्रीमेंट था वो आखिर कौन सा था। ठीक है, कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जो फाइनल थी और जिसकी वजह से युद्ध रुका, और उसके साथ साथ इंडिया में क्या हाल था, इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय तो आज़ाद हुआ नहीं था ना, हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस इंडिया को कैसे यूज़ किया गया वो देखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग युद्ध के आफ्टर मैथ देखेंगे कि युद्ध के बाद क्या क्या चेंजेस आए, कौन सुपीरियर बना कौन नहीं बना, सोशल और कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक, ग्रेट डिप्रेशन और ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मे बी आप लोग के कोर्स में नहीं हो, लेकिन एक्स्ट्रा अगर नॉलेज है तो वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो ध्यान रख के अच्छे से देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने पढ़ा यूएसए ने कैसे एंट्री ली और कैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पीछे हटे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।